फर्क पड़ता है कि आप लोग ऑफलाइन ऑन ऐसे ऑन करके या ऑफ करके पढ़ें, बट उससे आप लोगों को थोड़ा असर पड़ेगा, है ना। आप लोग जैसे अगर बिना वीडियो ऑन है तो आप लोग को लग रहा है सर देख नहीं रहे, तो आप लोग का दिमाग इधर उधर भी लगेगा। लेकिन जब आप लोग ऑन वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर मुझे देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सही से पढ़ूँ, सही से देखूँ, सही से समझने की कोशिश करूँ चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग प्रैक्टिस में थोड़ा सा लाने की कोशिश करिए। चलिए, तो जो सबसे पहला टॉपिक है, इस पहले सिलेबस को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट पे आएंगे, है ना। आज पहला दिन है हमारा, तो हम लोग थोड़ा सा पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, आपके कितने यूनिट है यहाँ पे टोटल? 5 आई बिलीव, है ना। 6 यूनिट है, सॉरी 6 7, अरे भाई 7 यूनिट है, ठीक है 7 यूनिट है आपके। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोग क्या है कि जैसे हमारे में क्या होता है कि हमारे में यूनिट वाइज क्वेश्चन आते थे। जब हमने लॉ किया 2017 में, मैंने लॉ किया तो हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चन आते थे। यूनिट वाइज मतलब कि फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक करना है। तो इसमें अगर मान लीजिए हमने ऊपर के 2 टॉपिक कर लिए या इसमें 3 टॉपिक कर लिया तो हमारा इजी हो जाता था कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा, हम लोग लिख लेंगे। आप में ऐसा नहीं है, आप लोगों में पूरे यूनिट से जो सातों के सातों यूनिट से क्वेश्चन आए, ठीक है। कौन क्वेश्चन आएगा ये भी नहीं पता, तो इसलिए वी हैव टू स्टडी मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक इन डिटेल वे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में अंदर से भी सवाल पूछ ले जाएंगे, है ना। जैसे कि एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 20, उसमें 3 पॉइंट है, एक्सपोज फैक्टर लॉ, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। उसमें तीनों में मान लीजिए एक सवाल पूछ लिया जाता है डबल जियोपार्डी से, ऐसे भी सवाल आपके बने, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसे बना, है ना, उसको भी हम लोग आज पढ़ेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बना है, क्या क्या चीजें लगी थी, सारी चीजें। देन उसके बाद प्रेम्बल। प्रेम्बल बेसिकली जो ऑब्जेक्ट बताता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या गोल अचीव करना चाहेगा, उसके बारे में। देन साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि रिटर्न है, फेडरल की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे एक साइलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बहुत बहुत इजी टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो यही है कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8-10 पॉइंट है, याद कर लो, काम खत्म। उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, बेस्ट नंबर मिलेगा कोई साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आंसर में अगर लिखता है तो। उसके बाद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन सिटीजनशिप बाय बर्थ लेगा, कौन बाय डिसेंट लेगा, कौन जो है वो एक्वायर कर सकता है, कैसे सिटीजनशिप आपकी चली जाएगी, है ना। फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला, वो सारी चीजें भी हम लोग इसमें देखेंगे। देन यूनिट 2 आपका फंडामेंटल राइट की बात करता है, मीनिंग नेचर जो है, ठीक है। फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में एक रिलेशन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट याद रखिएगा, और ह्यूमन राइट दोनों अलग अलग है। फंडामेंटल राइट इज गिवन बाय ए स्टेट। कुछ बुलेट पॉइंट्स में आपको चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो स्टेट्स जो है अपने सिटीजन को देता है, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, बीइंग ए ह्यूमन। आप इंसान है इसलिए आपको वो राइट मिला है, राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट भी है, लेकिन वो सिटीजन होने की वजह से आपको मिल रहा है। सो टू बीइंग ए सिटीजन यू गेट द राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट, और टू बीइंग ए ह्यूमन यू गेट द राइट, दैट इज ए ह्यूमन राइट। ऐसे डिफरेंशिएट याद रखिएगा आपको, है ना। इंसान होने की वजह से आपको कोई राइट मिला है तो वो आपका ह्यूमन राइट है, किसी कंट्री का सिटीजन होने की वजह से आपको कोई राइट मिला है तो वो फंडामेंटल राइट है। तो ह्यूमन राइट जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं कर सकता। जो ह्यूमन राइट इस कंट्री में होगा वही कंट्री में दूसरी कंट्री में भी होगा। ह्यूमन राइट जो है यूनिवर्सल है, बट फंडामेंटल राइट चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कोई फंडामेंटल राइट आपको इस कंट्री में मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है, वो अमेरिका के लोगों को अमेरिका में नहीं मिल रहा हो, ठीक है। ये चीज है। स्टेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टेट में बहुत सारे एक वर्ड आएगा अदर अथॉरिटी, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे केस लॉज उसमें देखेंगे। लॉ का मतलब समझेंगे कि लॉ का मतलब क्या है, तो आर्टिकल 13 यहाँ पे पढ़ेंगे और आर्टिकल 12 यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब स्टेट जो है आर्टिकल 12 में है, आर्टिकल 13 में आपका लॉ के बारे में बात की जाती है कि अगर कोई लॉ हमारा ऐसा बनाया गया है जो डेरोगेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट के साथ, ये इनकंसिस्टेंट हो रहा है, मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में हम क्या करें, ठीक है। क्या वो लॉ एग्जिस्ट करेगा या वो लॉ को हम खत्म मानेंगे, है ना। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले वाले लॉ के ऊपर की भी बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद वाले लॉ के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस पर।
देन फिर इक्वालिटी वाली बात आएगी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है कि सबको समानता का अधिकार होगा। 14 के अंदर में 15 में बात करेंगे कि हम किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि एक कास्ट के लोग जो है कुएं से पानी भर सकते हैं, दूसरे कास्ट के लोग कुएं से पानी नहीं भर सकते। मंदिर में कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग मंदिर में नहीं जा सकते, है ना। कोई पब्लिक प्लेस है, वहां पे कह रहे हैं कि एक कास्ट के लोग जा सकते हैं, ये एक कम्युनिटी के लोग जा सकते हैं, या एक पर्टिकुलर सेक्स के लोग जा सकते हैं, वुमेन जा सकते हैं, मैन नहीं जा सकते, या मैन जा सकते हैं वुमेन नहीं जा सकती। ऐसा नहीं करेगा स्टेट। एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी रखेगा, ऐसा नहीं करेंगे भाई किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को कहेंगे इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, या फिर कि सिर्फ वुमेन ही काम कर सकती है, मैन काम नहीं कर सकते। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अनटचेबिलिटी अबॉलिश करेंगे, और टाइटल को हम अबॉलिश करेंगे। कोई टाइटल नहीं मिलेगा, सर की उपाधि, इसकी उपाधि, उसकी उपाधि, कोई उपाधि नहीं मिलेगी। कुछ है टाइटल जो कि अलाउड है, जैसे कि एकेडमिक्स टाइटल, जैसे कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी करने के बाद मेरे नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, तो दिस इज अलाउड। आर्मी में टाइटल मिलते हैं जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब वो अलाउड। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई टाइटल मिल रहा है, कुछ मिल रहा है किसी कंट्री से, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आर्टिकल 18 में पढ़ेंगे। तो ये हो गया पहला आपका आर्टिकल 14, देन ये 15, ये है 16, ये है 17 और ये है 18। खत्म। फिर आएगा यूनिट 4। यूनिट 4 में बात करती है राइट ऑफ फ्रीडम की। फ्रीडम क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है, आपको कोई भी तरीके का एसोसिएशन बनाने का, ग्रुप बनाने का अधिकार है, जैसे कि हम लोग ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं, अधिकार है हमारे पास। आपको कोई ट्रेड करने का अधिकार है। ठीक है। पहले इसमें एक राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, बट वो राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया। तो ये है आर्टिकल 19 में हम उसको पढ़ेंगे। फिर तीन जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था आर्टिकल 20 में कि तीन राइट आपको मिलते हैं, एक्सपोज फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी एंड प्रिविलेज या सेल्फ इंक्रिमिनेशन वर्क, है ना। कि मतलब कि एक्सपोज फैक्टो लॉ कहता है कि भाई कोई भी क्राइम अगर आप करते हैं अभी के टाइम में, और वो अगर क्राइम है उस टाइम, तभी आपको सजा मिलेगी। अगर कोई ऐसा एक्ट आपने किया है और उसके बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि वो एक काइंड ऑफ ऑफेंस है, तो आपको कोर्ट जो है वो सजा नहीं मिलेगी। या फिर उसको हम कल कोई क्राइम बना देते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई आज एक लॉ बना है और इस लॉ को आपने 10 दिन पहले वॉयलेट किया था तो आपको हम सजा दें। अभी अगर कोई आपने ऑफेंस किया और उसकी डिफिनेशन है, उसका पनिशमेंट है, तभी आपको सजा मिलेगी। दैट इज द मीनिंग एक्सपोज फैक्टो लॉ, कि भाई आपके एक्ट करते समय क्या लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। अगर आपके एक्ट के ऊपर कोई लॉ अभी नहीं है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा लॉ बाद में बनता है तो उस बाद वाले बने लॉ के लिए आपको अभी वाले एक्ट के लिए सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। एक्सपोज फैक्टो। फिर डबल ज्योपार्डी, एक बार आपको सजा मिल गई तो दोबारा आपको फिर केस नहीं चलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई मान लीजिए बिलाल ने आमिर को मारा, आमिर ने केस कर दिया, कोर्ट ने उसको 10 दिन की जेल पे डाल दिया। ठीक। अब 10 दिन की जेल के बाद निकल के आया, आमिर फिर बोल रहा है कि भाई हमको फिर बिलाल के खिलाफ केस करना है, हमको 10 दिन की जेल में मजा नहीं आया, कि मतलब कि 10 दिन की उसको जेल हुई और हम चाहते हैं कि 20-25 दिन की जेल हो उसको। तो एक बार ऑफेंस, एक बार पनिशमेंट, काम खत्म। ऐसा नहीं कि आपको बार 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 आमिर केस करता रहेगा और बिलाल को जो है वो सजा मिलती रहेगी। ठीक है। डबल चौपाटी। फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वही वाला बात कि भाई आप अगर कोई क्राइम किया है तो आपको ये नहीं कहा जाए कि आप अपने खिलाफ सबूत पेश करो। इट इज ड्यूटी ऑन द स्टेट, इट इज ड्यूटी अपॉन द कंप्लेनेंट कि वो प्रूफ करे कि आपने कोई क्राइम किया है। आपको नहीं कहा जाए कि अच्छा आपने मर्डर किया तो जाइए अपना, आपने जो मर्डर किया वो चाकू या वो बंदूक या जो गवाह है अपने खिलाफ लेकर आइए, ये आप खुद कबूल करिए कि आपने वो क्राइम किया, है ना। जबरदस्ती आपसे ये चीज की नहीं करा। आप अपने सेल्फ से कर रहे हैं तो वो कन्फेशन में आएगी, वो चीज अलग पार्ट है, वो मजिस्ट्रेट के सामने जब होता है वो सारी चीजें वो हम लोग बाद में उसमें मैं समझा दूंगा आपको। तो ये चीज है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जिंदगी का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है आपके पास, है ना। आप आजाद हैं, है ना। ऐसा नहीं कोई तरीका कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर कोई लगाएगा। आपको कोई कल मर्डर कर देता है तो क्या है, उसके खिलाफ मर्डर का केस चलेगा, उसको सजा मिलेगी। तो आपकी लाइफ का आपको अधिकार है, और इस लाइफ के अधिकार में बहुत सारे अधिकार जुड़े हैं, है ना। राइट टू स्लीप है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है, राइट टू फ्री लीगल एड है, बहुत सारे राइट टू एजुकेशन है, बहुत सारे राइट्स हैं जो हम लोग जब आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। देन राइट टू एजुकेशन, याद रखिएगा 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है आर्टिकल 21A। ठीक है। कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को स्टेट जो है वो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है।
फिर राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो वही है कि भाई कोई भी इंसान को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उसके पास राइट होगा कि वो किसी अपने आप को किसी से रिप्रेजेंट करवा सके, मतलब उसके लिए वकील वकील जो है करने का, उसको वकील करने का राइट होगा, अपने आप को डिफेंड करने का राइट होगा। बट ये जो सारे राइट्स हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉज में अप्लाई नहीं होंगे। किसी इंसान को क्राइम करने से पहले पकड़ लिया गया कि भाई उस कोर्ट को पुलिस को लग रहा था कि वो क्राइम करने जा रहा है और कोर्ट ने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया, तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होंगे। और उसके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हम लोग आर्टिकल जब 22 पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे, ठीक है। देन आएगा आपका आर्टिकल सॉरी यूनिट 5। यूनिट 5 में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो किसी से जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं कराया जाएगा। 14 साल तक के बच्चों से कोई इंडस्ट्री वगैरह में कोई ऐसी जगह जो खतरनाक है ना, डेंजरस है ना, उन जगहों पे काम नहीं कराया जाएगा, है ना। हैजार्डस बेसिकली इंडस्ट्री जो होगी वहां पे काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको अपने धर्म को मानने का, उसको फैलाने का, उसके उसके ऊपर बिलीव करने का, उसके लिए इंस्टीट्यूशन खोलने का, ये सब राइट होगा, है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कि भाई आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप अपने जो है वो स्क्रिप्चर हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने रिलीजन के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप माइनॉरिटी में है तो आप जो है अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि एमयू पे एक जजमेंट आया है माइनॉरिटी का, है ना। मतलब अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है उसमें, बट द पॉइंट इज कि हो सकता है कुछ टाइम में एमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिले, क्योंकि ये एक मुस्लिम संस्था है, मुस्लिम लोगों ने यहाँ पे इसको बनाया, ठीक है। देन उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो रिट रिट वाला ये सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। रिट जुडिक्शन है ना, 5 तरीके की रिट होती हैं, इन सारी रिट्स को आपको पढ़ना होगा। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेशुअरी, क्यो वारंटो, ये सारी चीजें रिट है। फिर डीपीएसपी आती है। तो डीपीएसपी क्या होती है, बेसिकली स्टेट के ऊपर कुछ ड्यूटीज होती है जो स्टेट को परफॉर्म करनी होती है ना। तो वो सारी ड्यूटीज के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ हैं, बहुत सारी ड्यूटीज नहीं है ना, कुछ हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, कि ये कुछ सिटीजन्स के ऊपर ड्यूटी है कि उनको ये काम करना है, जैसे कि अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। माँ बाप के ऊपर ड्यूटी है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। जब आर्मी या किसी अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हमको आर्मी में भी जाना पड़ सकता है। ये सब हमारे ऊपर ड्यूटीज है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो उनका नेचर कैसा है, इन्फोर्सिबिलिटी कैसे होगी फंडामेंटल ड्यूटीज की, इनके लिए क्या क्या लॉज हैं जो इसको बैक करते हैं, जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज को हम इम्पोज कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें हम लोग को पढ़नी होगी, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स का भी इन्होंने सजेशन यहाँ पे दिया, बट इसमें अगर आप बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक जो होगी वो है आपकी क्या नाम है उसका, पांडे, जेएन पांडे, ठीक है। ठीक है, जेएन पांडे की एक बुक आती है। हालांकि बहुत बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं, वो ऑथर कह रहा हूँ सॉरी, टीचर्स हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो प्रीफर नहीं करते हैं ये बुक, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जिनको जो अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक है जेएन पांडे, है ना। इनिशियल स्टेज पे अगर आप इस बुक से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए देन यू कैन मूव टू लाइक एमपी जैन एंड एचएम सिरवई। एचएम सिरवई की तो 3 वॉल्यूम की बुक है, अगर वो आप पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है पूरा सेमेस्टर आपको निकल जाए, फिर भी आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, है ना। 3 वॉल्यूम की वो बुक, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इसी को हम लोग डिस्कस करें। यहाँ तक मतलब चीजें थोड़ी सी क्लियर है। हम लोग आगे बढ़े, नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक आपका सिलेबस है ना। कुछ कुछ चीजें आपको बहुत डिटेल में पढ़नी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट जो है आपका, वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। फंडामेंटल राइट जो है आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन जो डीपीएसपी है उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। डीपीएसपी का रिलेशन क्या है फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस का एक चैन है। एक केस आएगा, पहले चंपकम दोराई राजन, फिर एरिकेलर एजुकेशन बिल, फिर केशवानंद भारती, फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स, फिर उनी कृष्णन।
तो ऐसे करके बहुत सारे केसेस हैं जिनको हम लोग को लाइन से पढ़ना है और उसमें समझना है, और वही एग्जाम में आपको पूछा जाता है जो आपको घर में जाके एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि कभी कोई ऐसा सवाल आएगा तो उसमें कितना ही लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, तो वो सब चीजें भी आप लोग अपने नोट्स वगैरह में वो सब चीजें मेंशन करते रहिएगा साइड बाय साइड, है ना। ऐसा नहीं कि बस सुन रहे हैं और दिमाग से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आज की क्लास बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने से पहले समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है किसी भी कंट्री का। दैट मीन्स कि जितने भी अदर लॉज होंगे, जो भी अदर लॉज, जैसे कि हमारे पास अदर लॉज क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पिनल कोड जो भी बीएनएस हो गया है, सीआरपीसी है, सीपीसी है ना। जितने भी अदर लॉज हैं हमारे, माइनर लॉज हो चाहे मेजर लॉज हो, लोकल लॉज हो, जितने भी लॉज हैं, ऑल लॉज गेट देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये क्या है, लॉ ऑफ द लैंड है, जिनके ऊपर हम, जिनके बेसिस पे हम सारे अदर लॉज को बनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है अभी आप लोग जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो उसमें ग्रैंड नॉर्म पढ़ेंगे, है ना, कि हेल्सिंकी थ्योरी है ग्रैंड नॉर्म, कि ग्रैंड नॉर्म एक वो लॉ है कंट्री का जिससे सारे अदर लॉज जो है अपनी पावर डिराइव करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही तो पावर देता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास राइट टू लाइफ है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान अगर मर्डर कर देगा आपका तो उसको सजा मिलेगी इंडियन पेनल कोड, आईपीसी में सजा मिलेगी, है ना। तो यही चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ग्रैंड नॉर्म है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, जिससे अदर लॉज जो है अपनी पावर को डिराइव करते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो क्या करता है, वो एक तरह से स्टेट के ऊपर ड्यूटी इंपोज करता है कि उसको किस तरीके से अपने सिटीजन के लिए काम करना है। बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं सिटीजन के ऊपर भी देता है, मतलब कुछ ड्यूटीज भी देता है कि कुछ ड्यूटीज भी आपको करने हैं अपने वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए, और कुछ जो है आपको राइट्स भी मिलेंगे टू बी ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है जो कि स्टेट के ऊपर ड्यूटी इंपोज करता है, सिटीजन को जो है राइट्स देता है, और साथ ही साथ उनको कुछ ड्यूटीज भी देता है कि जो उनको करनी। ठीक है, कितने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो 12 साल 11 महीने 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लग गए थे। और अगर इसका ओरिजिनल स्क्रिप्चर देखेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारे हैंड रिटन फॉर्म में है, पूरे हाथों से उसको लिखा गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ है हमारा, 26 नवंबर 1949। देखिएगा दो डेट है, हमेशा स्टूडेंट दो डेट में कंफ्यूज होते हैं। एक डेट है अडॉप्शन की, इन्फोर्समेंट की, जो कि है 26 नवंबर 1949। एक होता है केम इनटू फोर्स की, कि कब फोर्स में आया, तो वो है 26 जनवरी 1950। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने अडॉप्ट किया वो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से लागू किया हम हमारे इंडिया पर, वो है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 नवंबर को जब हमने इसको अडॉप्ट किया तो उस टाइम में हमने कुछ लॉज भी अडॉप्ट किए इसके साथ साथ, जैसे कि लॉज रिगार्डिंग टू सिटीजनशिप, लॉज रिगार्डिंग टू इलेक्शन, लॉज रिगार्डिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसनेशनल टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ये जो है वो उसी टाइम में इफेक्ट में आ गए। तो जो सिटीजनशिप वाला हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक का, वो सारे जो आर्टिकल हैं वो 26 नवंबर को ही इन्फोर्स में आ गए थे। इलेक्शन के रिगार्ड में कैसे इलेक्शन होगा, किसको चुना जाएगा, कौन पार्लियामेंट का जो है वो कैसे मेंबर बनेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हमने 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर ली थी, है ना। बट जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस और बाकी सारी चीजें हैं, वो हमने 26 जनवरी को इन्फोर्स में लाया। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ इसलिए सारी चीजें कि जब हिस्ट्री वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा ना कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ इट वाज मेड, तो ये सारी चीजें आपको वहां लिखनी पड़ेंगी, एक एक पॉइंट जो सब मैं आपको बुलेट में बता रहा हूँ। ठीक है, कमेंसमेंट का क्या है आपका सारा जो पार्ट है, बाकी जैसे मैंने बताया आपको कि ये आपका 26 जनवरी 1950 को आया, और ये डे हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, और ये जो डे है हमारा 26 नवंबर, इसको नेशनल लॉ डे के नाम से मनाते हैं।
ठीक है। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो उस टाइम में ओरिजिनल आर्टिकल थे 395, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। अभी की डेट में बात करें, मतलब ये 2020 तक का अपडेट है, अभी तक हमारे पास है 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल। ठीक है, तो 4 शेड्यूल हमने ऐड कर दिए। ये 4 शेड्यूल कब कब ऐड किया मैं आपको बता दूंगा, ये नोट्स उसके भेज दूंगा। और 25 पार्ट हो गए, मतलब 3 पार्ट हमने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए अभी के टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी तक 126 अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 106 पास हुए हैं। 106 वाला अगर आप लोगों को याद होगा तो 106 वाला बात करता है 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, इन द पार्लियामेंट। ठीक है, जो लास्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो वुमेन के रिजर्वेशन की बात करता है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, या पौंडीचेरी या दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इन सब जगह पे 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं पार्लियामेंट इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फिर इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। ये सब हिस्ट्री में आपको लिखना है। अगर हिस्ट्री पे सवाल आ गया कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पे तो ये सब चीजें उसमें आपको मेंशन करनी है। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी, जिसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर, और ये कमेटी 7 मेंबर की थी। ठीक है, 7 मेंबर की कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इसलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कह लें हम लोग वो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कहा जाता है। ठीक है, सो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जो उस टाइम की एक तरह से कह लें पार्लियामेंट जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, उनके सामने रखा गया 21 फरवरी 1948 को। उस टाइम में 7,635 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2,473 पर डिस्कशन हुआ। फिर ये सारा डिस्कशन करके कि भाई ये पार्ट रहेगा, वो पार्ट रहेगा, ये चीज रिमूव होगा, वो चीज हटेगी, ये चीज ऐड होगी, ये सारा डिस्कशन करने के बाद फाइनली इन 26 नवंबर वी हैव अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया फाइनली, मतलब जब पूरी तरीके से हमने अडॉप्ट किया, यहाँ इस टाइम पे 26 नवंबर को तो हमने कुछ पार्ट अडॉप्ट किया था, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इनफोर्स में आ गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम हमने 2 लॉ को रिपील कर दिया। रिपील का मतलब पता है आपको? खत्म कर देना उन लॉ के बदले दूसरा लॉ ले आना, चेंज कर देना, है ना, मतलब चेंज नहीं, खत्म कर देना बेसिकली कहने का मतलब। तो 2 लॉ थे, एक है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारे ऊपर अंग्रेज रूल कर रहे थे तो हमारे ऊपर अंग्रेज रूल करने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले भी 2 एक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन इस लॉ से लास्ट में हम लोग गवर्न होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आजादी से पहले। और हमें आजादी किस एक्ट में मिली, किस लॉ के तहत मिली? वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आजादी मिलने के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक ये सारे लॉज हमारे ऊपर चल रहे थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए, एक सॉवरेन स्टेट हो गए। तो ये जो लॉज थे जो हमें कंट्रोल कर रहे थे, और जो लॉज किसने बनाए थे? ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उन लॉ को हमने खत्म कर दिया, उनका एंड कर दिया। ठीक है, तो ये जो 3 पेज में मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? हिस्ट्री वाले पार्ट में, कि ऐसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, इतना को अगर आप लिखेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 पेज आपका चला जाएगा, इन सब चीजों को डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो। ठीक है, ठीक है, ये वाला मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, इसको एक बार आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, तो इसमें भी वही सारी बातें लिखी गई है, एक आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, देन ये बोरो वगैरह वाला आपका में है नहीं, तो इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, कहाँ से क्या चीज़ हमने बोरो करी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं ना, बच्चे जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कहाँ से क्या हमने बोरो किया है, ये इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। नाउ हम लोग करते हैं सेकंड टॉपिक पे। हमारा जो सिलेबस का सेकंड टॉपिक है दैट इज प्रेम्बल, है
है ना। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं प्रेम्बल के ऊपर। प्रेम्बल से बहुत बार आपके सवाल पूछे गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? फिरोज, बिलाल, आमिर कहाँ चला गया? नो सर। ठीक है, चलिए। तो इसमें आता है प्रेम्बल में, हमारा प्रेम्बल क्या है, सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है। प्रेम्बल जो है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बताता है कि जो हमारा लॉ है उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो बेसिकली होता है ना कि जब भी हम लोग कोई बुक उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। जब भी हम कोई बुक उठाते हैं तो उसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, और वो इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या बताता है कि इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्या जानने को मिलेगा, है ना। इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको क्या जानने को मिलेगा, वो हमारा इंट्रोडक्शन बताता है। तो जो हमारा प्रेम्बल है वो भी एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन और प्रेफेस, प्रेफेस का भी यही काम है कि भाई जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, या सॉरी उस बुक के अंदर में क्या होगा। तो जो प्रेम्बल है हमारा इज अ काइंड ऑफ प्रेफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि ये बात करेगा कि स्टेट का एक ऑब्जेक्टिव होगा कि सेकुलर हो, है ना। स्टेट हमारा कैसा होगा, तो स्टेट हमारा सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, है ना, सॉवरेन होगा। तो ये स्टेट का कैसा होगा ये बताता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टेट वी आर, ये बताता है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हमने दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे सेकुलर के बारे में हमने पूरा का पूरा एक आर्टिकल दे रखा है कि सेकुलरिज्म के ऊपर, है ना, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक का, ठीक है। तो हर चीज के लिए एक आर्टिकल हमने दे रखा है। डेमोक्रेटिक के लिए पूरी इलेक्शन का प्रोसीजर हमने बता रखा है, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, सारी चीजें ये सब हमने बता रखा है, ठीक है। स्टेट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है, वो हमने बता रखा है कि भाई जस्टिस प्रोवाइड करना होगा, इक्वालिटी प्रोवाइड करना होगा, है ना। चाहे वो जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, कैसा भी जस्टिस हो वो होगा, ठीक है। तो प्रेम्बल जो है एक शॉर्ट पॉइंट में हमें एक एक 4-5-7 लाइन में हमें क्या करता है कि हमें वो सारी चीजों का एक डिटेल दे देता है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल रीड करें इसको, तो द प्रेम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट द फिलोसफी ऑन विच द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री रेस्ट। किस पॉलिटिकल सिस्टम पे हमारी कंट्री रेस्ट करेगी वो उसकी फिलोसफी हमें बताता है। ये मेन ऑब्जेक्ट बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, क्या माइंड था मेकर का, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले का, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त क्या वो कैसा हमारा एक स्टेट चाहते थे, कैसी कंट्री हमारी कंट्री को कैसा वो बनाना चाहते थे, ये हमारा प्रेम्बल हमें बताता है, ठीक है। कहाँ से लिया है, तो याद रखिएगा अमेरिका से हमने लिया है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वैसे ही हमारा भी प्रेम्बल स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेम चीज हमने कहाँ से ली, यूएसए से बोरो की। तो कभी पूछेगा कि प्रेम्बल कहाँ से हमने बोरो किया है, तो हमने यूएसए से बोरो किया, ठीक है। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था प्रेम्बल को, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में प्रेम्बल को पढ़ा था। आप कभी कभी इसकी वीडियो भी आपको कहीं पर देखने को मिलेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खड़े हैं और वो इसी लाइन से स्टार्ट करे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो उस टाइम तो 2 वर्ड नहीं थे बेसिकली। तो कहने का मतलब ये कि जो भी उस टाइम का ओरिजिनल प्रेम्बल था वो उन्होंने पढ़ा था उस टाइम, और उससे बताया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल होगा, जो हमें बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसको लाया गया था, मतलब प्रपोज जो मतलब मूव किया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वो किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, और फाइनली इस पर डिस्कशन वगैरह हुआ। डिस्कशन होने के बाद हमारे 22 जनवरी 1947 को हमने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद कुछ लोग हैं जिनको अगर मेंशन कर देंगे आप लोग अपने आंसर में कि उन्होंने प्रेम्बल के बारे में क्या कहा है, तो आपको 1 नंबर मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके एग्जाम, है ना। 3 लोगों का मैं नाम आपको बता रहा हूँ। पहला है
के.एम. मुंशी जी, इन्होंने कहा है हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम कैसे देखेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को, ये वो एक हॉरोस्कोप है वो, ठीक है। दूसरा कहता है कि सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा है ये संविधान की, ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। एंड नाना पालके वाला ने कहा है कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आइडेंटिटी कार्ड कहीं पर एंट्री का एक पास होता है ना आपका, कि आपको सॉरी, आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है कि आपको आपका इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ देता है कि भाई आप क्या हो, है ना, आपकी आइडेंटिटी बताता है कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी फोटो उसमें रहती है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो इज ए काइंड ऑफ आपके बारे में वो बता रहा है। तो हमारा प्रेम्बल क्या है? आइडेंटिटी, हमारा प्रेम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड, और ये कहा है नाना पालकी वाले ने, ठीक है, नाना साहब पालकी वाले। तो इन तीनों लोगों का अगर स्टेटमेंट आप लोग लिख देंगे एग्जाम में कि इन लोगों ने प्रेम्बल को ये कहा है, तो 1 नंबर आपको ज्यादा मिलेगा। देन इसमें दो चीजें आती हैं कि प्रेम्बल क्या जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसके ऊपर 2 केसेस है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है री बेरुबारी यूनियन एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। अब कोई बता सकता है कि इस केस में वर्सेस नहीं है? देखिए, जैसे दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बट ये पहला वाला जो केस है इसमें वर्सेस नहीं है, री बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव, ये इसका नाम है, री से स्टार्ट होता है, या इसके आगे इन री भी होगा। क्यों? कोई आइडिया? सो कभी भी किसी भी केस के आगे अगर री लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि उस केस में कोई डिस्प्यूट होके वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुंचा, वो केस को प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा सजेशन के। तो जब प्रेसिडेंट किसी मैटर पे, जो मैटर प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट किसी मैटर को सजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है, तो वहां पे वर्सेस नहीं लगते हैं, उसके उस मैटर में फिर री इन री करके आता है, ठीक है, अगर वो मैटर चलता है तो, ठीक है, जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो ये जो री बेरुबारी यूनियन वाला केस है, इसमें भी यही होता है कि हम जब पाकिस्तान का डिवीजन होता है, तो जो अभी के टाइम में बांग्लादेश है उस टाइम में पाकिस्तान होता है, तो उनसे कुछ जमीनें हम लेते हैं और इंडिया की कुछ जमीनें हम उनको देते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स होते हैं। तो इसी को लेके कुछ डिस्प्यूट्स होता है, और इस पे जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे उस टाइम के, वो सजेशन मांगते हैं, क्या कहते हैं उससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये मैटर वहां पे फिर जाके चलता है। तो इसमें कहा गया है कि प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर बट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो दैट इट कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368। तो इन्होंने कहा कि प्रेम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो प्रेम्बल जो है एक अलग से लिखा हुआ है उसमें, तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और आर्टिकल 368 में हम इसको अमेंड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सवाल आया कि क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? 368 जो है हमारा आर्टिकल, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करता है। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब कि कोई चीज चेंज करना हो, कोई राइट रिमूव करना हो, कोई राइट डालना हो, कोई पॉइंट को हटाना हो, कोई पॉइंट को ऐड करना हो, इन सब चीजों के लिए हमारे पास अमेंडमेंट का एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 में। तो इसमें सवाल आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है, क्या उनमें प्रेम्बल इंक्लूडेड है, या वो प्रेम्बल हमारा अलग है, ठीक है। तो इस केस में कहा गया कि नहीं, प्रेम्बल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट नहीं, इसलिए उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। बट इस केस में एक चीज मिस कर दिया अंडरस्टैंड करने में जजेस ने, वो ये कि प्रेम्बल को बनाने का जो प्रोसीजर था वो वही प्रोसीजर था जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसीजर। मतलब हमने उसको पहले प्रपोज किया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, देन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी जितने प्रोविजन है उनको भी वैसे ही हमने प्रपोज किया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, एंड देन उसको हमने पास किया। तो ये जो सेम प्रोसीजर से जा रहा है, इस वजह से ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, और यही चीज बाद में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कंसीडर की गई, और कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रेम्बल है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो अदर पार्ट्स है, मतलब आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक के जितने प्रोविजन है, वो दोनों एक साथ आएंगे, वो दोनों एक दूसरे, मतलब वो दोनों मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 1 से आएगा और प्रेम्बल अलग माना जाएगा, ठीक है। तो प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि 1973 के बाद
कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार 1976 में अमेंड किया गया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इसके बाद इसमें 3 वर्ड ऐड किया गया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, और ये पहला और आखिरी था, मतलब उसके बाद आज तक प्रेम्बल में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। प्रेम्बल को पहली और आखिरी बार 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ही अमेंड किया गया था, और कोई चीज रिमूव नहीं करी, उसमें 3 चीजें ऐड की गई, 3 वर्ड ऐड किया गया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, फिर एक चीज इसमें याद रखना है कि प्रेम्बल जो है वो एक नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। कहने का मतलब है कि प्रेम्बल में अगर कोई वर्ड ऐसा लिखा है, उसमें किसी को कोई राइट बनता है और वो राइट जो है उसको नहीं मिल रहा है, तो उस राइट के लिए वो कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता कि भाई आप इस राइट को मुझे दिलवाओ। जैसे कि फंडामेंटल राइट में कोई राइट है ना, हमारी इक्वालिटी राइट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हम लोगों के बीच में, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, हमें जो है वो राइट दिलाया जाए। प्रेम्बल में ऐसा नहीं। ठीक है, प्रेम्बल में अगर कोई राइट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, कुछ भी हो, अगर वो राइट आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल, तो ये चीज वर्ड याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर वही बात है, कहता है कि प्रेम्बल और मेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई ओवरलैपिंग होगा, कोई क्लैश होगा, तो मेन प्रोविजन जो है, मतलब जो आर्टिकल्स हैं, है ना, आर्टिकल्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है, बताइए। हाँ फिरोज। सर जो इसका आइडिया है प्रेम्बल का, वो यूएसएस से आया था क्या? हाँ, यूएसए से आया था, बिल्कुल करेक्ट, अमेरिका। अच्छा अच्छा। क्योंकि तो एक 42। वर्ड, हाँ यूएसए से आया था। इसमें देखिएगा एक वर्ड है वी द पीपल, जो स्टार्टिंग है लाइन वी द पीपल। अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल से स्टार्ट, वी द पीपल पीपल से और, स्टार्ट होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या आया था सर फिर? लैंग्वेज आई थी क्या? ऑस्ट्रेलिया से एक सेकंड देख लूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी चीजें नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया से देखें हम लोग तो लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया है, कंकरेंट लिस्ट लिया है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स लिया है, ये 3 चीजें ली है। जैसे पार्लियामेंट के जो दोनों हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं एक साथ। जो कंकरेंट लिस्ट है 7 शेड्यूल में, कंकरेंट लिस्ट मतलब कि जो वो लिस्ट जिसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, हालांकि ये अभी आपका एग्जाम का मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो इसलिए इसको हम नहीं करा रहे, क्योंकि ये भी एक पूरा का पूरा एक लेक्चर होता है इस पे, बट ये आपका एग्जाम का पार्ट नहीं है। सर वो केस लीजिए ना अपना, केशवानंद भारती का। केस केस मैं उस पर डिस्कस करूंगा। केस जो हम लोग जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना, तो केशवानंद भारती वाला पूरा चीज उसको हम लोग देखेंगे। प्रेम्बल में भी उस चीजों को मैं बताऊंगा आपको। प्रियम्बल का क्वेश्चन आया था पिछले पिछले बारी। अच्छा, प्रियम्बल पे बहुत आते हैं क्वेश्चन सर। हाँ नहीं, प्रेम्बल आपका हमेशा, प्रेम्बल में देखिए 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया है, शॉर्ट नोट्स में ही प्रेम्बल में क्वेश्चन आया है, और एक आपका प्रेम्बल में क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग भी आया है मेरे ख्याल से। एक तो पूरा शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर वाले में आया है, और उसके बाद हम्म प्रेम्बल से आपके सवाल आते हैं, इसलिए प्रेम्बल को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम्बल में जैसे पहले सवाल आएगा, प्रेम्बल क्या है, तो प्रेम्बल के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, कैसे क्या चीजें हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव बताता है वगैरह वगैरह। प्रेम्बल के बारे में लोगों ने क्या कहा है वो बता दीजिएगा। प्रेम्बल के ऊपर 2 केसेस हैं, वो बताते हैं कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो उसको लेकर जो है 2 केसेस आप बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सर इससे रट्टा चाहिए है कौन अपना प्रेम्बल नहीं को? रट्टाफिकेशन नहीं है इसमें, कोई रट्टाफिकेशन है ही नहीं। आपको जो है बस समझना है चीजों को, कोई रट्टाफिकेशन अच्छा वाली अच्छा। बात है ही नहीं। एकदम सब समझने है, जैसे स्टोरी की जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको बस बताना। बस ये चीजें हैं कि हाँ ये अब ये चीज तो आपको रट्टा, हॉलोस्कोप कहा है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा किसने कहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव जी ने। आइडेंटिटी कार्ड कहा है पालकी वाले ने। तो ये सब भी रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं है, ये 2-3 बार पढ़ेंगे
तो अपने आप याद रहेगा। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड, हम लोग कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? तो पालकी वाला ने कहा। आत्मा हमारे अंदर है, तो आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल को किसने कहा है कि आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की? तो भाई हमारे ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। होलोस्कोप वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये मुंशी जी ने कहा है। तो मुंशी जी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनका नाम इजी याद कर सकते हैं कि कोर्ट में मुंशी होता है, तो मुंशी जी ने ये कहा है होलोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीजें जो है वो आपको मतलब करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग थोड़ा सा हर क्लास में, दूसरी क्लास में 10 मिनट, अब आज जैसे ये तो पहली क्लास थी ना, अब जब कल हम क्लास करेंगे तो इसको हम रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब है कि मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ ये बताइए क्या है, ये बताइए क्या है, वो बताइए क्या है, तो उससे जो है फिर आपकी चीजें याद रहेंगी। अभी तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आज, कल मैं आप लोगों से यही सारी चीजें पूछूंगा कि कल मुझे भी फिर समझ में आए कि हाँ जब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सच में वो चीजें आपके दिमाग में वैसे जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, तो फिर पढ़ाई सही तरीके से होगी। तो आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ, कल मैं आप लोगों से स्टार्टिंग के 10 मिनट पूछूंगा। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स में। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से लेगा? तो भाई पीपल ऑफ इंडिया से लेगा। ठीक है, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, है ना, कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से लोग आए थे? वहां पे कुछ लोग थे जिनको इलेक्ट करके बनाया गया था, कुछ लोग थे जो प्रोविंसेस थे, है ना, प्रेसिडेंशियल टाउन थे, उनसे जो राजा महाराजा जो लोग थे वो लोग आए थे, और उन लोगों को मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। कुछ उसमें अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ उसमें जो है वो इलेक्ट होके लोग आए थे, कुछ लोग जो है राजा महाराजाओं का जो एरिया था, मतलब जो जैसे हैदराबाद के नवाब वगैरह ये सारे लोग, वो लोग आए थे और उन लोगों को मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, जो चीजें जब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने बना के रखा गया तो उन्होंने उसमें अपनी अपनी बात रखी, उनको जो सही लगा वो सही चीजें मान के फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से लेता है? इसका मतलब है कि पीपल ऑफ इंडिया से, कि पीपल ऑफ इंडिया ने एक तरह से उनको बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या होगा? तो इंडियन स्टेट सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब है कि कोई भी तरीके का इंडिया के ऊपर कंट्रोल किसी भी दूसरे कंट्री का नहीं होगा। जब इंडिया के अंदर भी किसी और का पावर नहीं होगा, कोई हमारे ऊपर आर्मी हमें कंट्रोल नहीं करेगी। हम अपनी सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार हमारे स्टेट को तरीके से चलाएगी। ऐसा नहीं हो कि अमेरिका हमें कंट्रोल कर रहा है ना, ब्रिटेन हमें कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अफेयर में इंडिपेंडेंट हैं, दैट इज सोवरेन। सोशलिस्ट का मतलब होगा कि भाई इक्वालिटी की हम बात करेंगे, है ना, कि एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करेंगे जहां पे हम बात करेंगे पॉवर्टी नहीं होगी, इग्नोरेंस ऑफ नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगी, सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, किसी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं होगा, रिलीजन, कास्ट, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी के भी बेसिस पे। ठीक है, फिर सेकुलर की भी कि हर हर इंसान को अपना धर्म मानने की आजादी होगी। सेकुलर वर्ड में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये कहा गया है कि रिलीजन के मामले में स्टेट हमारा न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स स्टेट ये नहीं कहेगा कि हिंदू रिलीजन को हम ये सारी चीजें देंगे, मुस्लिम को नहीं देंगे, ये मुस्लिम को ये देंगे और हिंदू को नहीं देंगे। जब देने की बात आएगी तो सबको बराबर देंगे, और जब नहीं देने की बात आएगी तो हम किसी को नहीं देंगे कुछ। और दूसरी बात कि भाई हर को उसके रिलीजन को फॉलो करने का, उसके रिलीजन को मानने का, उसके रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको परफॉर्म करने का, और अपने रिलीजन को एडमिनिस्टर करने का, चलाने का, ये सब चीज का अधिकार देंगे। आप अपनी मस्जिद बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, वहां जाके नमाज पढ़ो, पूजा करो, स्टेट कभी जो है इंटरफेयर नहीं करेगा उन सब चीजों। तो ये सेकुलर राइट। डेमोक्रेटिक के आप अपने गवर्नमेंट चुनेंगे, गवर्नमेंट में जो है आपका एक हेड होगा जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, और वो गवर्नमेंट जो है पूरे स्टेट को चलाएगी। रिपब्लिक के हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हम लोग चुनेंगे, जो प्रेसिडेंट होगा वो हमारे द्वारा चुना जाएगा। लेकिन वो इंडिया में क्या है, वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। दैट मीन्स कि हम कुछ लोगों को चुनते हैं और वो लोग जाके हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बाय द पीपल होगा, है ना, इसका मतलब होता है रिपब्लिक स्टेट है। और गवर्नमेंट जो होगी हमारी वो बाय द पीपल होगी, दैट मीन्स हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारा जो स्टेट है वो डेमोक्रेटिक। समझ में आ रही है दोनों में डिफरेंस क्या है? डेमोक्रेसी की बात होती है तो मतलब होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट होगी वो पीपल के द्वारा चुनेगी। तो गवर्नमेंट अभी किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी उसके पीएम है, उसमें बने हैं।
तो ये जो चीजें हैं कि स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, ये सारी गवर्नमेंट लोग अपॉइंट करेंगे, उनके पास पावर होगी, है ना। और वो लोग अपॉइंट जब करेंगे किसी गवर्नमेंट को तो वो लोगों के लिए ही काम करेगी। ये बात डेमोक्रेसी में आती है। और रिपब्लिक में होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टेट का, वो हेड ऑफ द स्टेट माना जाएगा। जैसे हमारा स्टेट का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा प्रेसिडेंट है। जो भी हमारा काम होता है दूसरे कंट्री के साथ हम अपने प्रेसिडेंट के नाम पे करते हैं। तो जो हमारा प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। इट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हमारा जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट मतलब कि हम लोग कुछ लोगों को चुनते हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में वो जो लोग हैं वो जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर में जिन लोगों को हम चुनते हैं वो लोग जाकर प्रेसिडेंट को हमारे चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली भी प्रेसिडेंट हमारे ही द्वारा चुना जा रहा है। तो दैट मीन्स हमारी कंट्री कैसी है, रिपब्लिक कंट्री। फिर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा जस्टिस प्रोवाइड करना, है ना, लोगों को न्याय प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, आजादी प्रोवाइड करना, लोगों के बीच में इक्वालिटी रहना। ऐसा नहीं कि भाई एक कास्ट के लोग हम बहुत कुछ दे रहे, दूसरे कास्ट में नहीं दे रहे, एक हिंदू को ज्यादा दे रहे, मुस्लिम को कम दे रहे, लड़के को ज्यादा दे रहे, लड़की को कम दे रहे, बड़ों को ज्यादा दे रहे, मतलब बूढ़ों को ज्यादा दे रहे हैं, जवान को कम दे रहे। तो किसी तरीके को डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे। फर्टर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि सब में लड़ाई करवाते रहें, कुछ भड़काऊ भाषण देते रहें, हर एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म से जो लड़ता रहे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है डेट ऑफ अडॉप्शन। तो 26 नवंबर को ये जो है अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये चीजें, सारी चीजें हमारा प्रेम्बल हमें बताता है। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड हमने डिस्कस किए। जस्टिस, जस्टिस में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है हमने बताया। जैसे कि सोशल जस्टिस में क्या बात करें कि किसी भी जगह कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें सोसाइटी में। पॉलिटिकल जस्टिस के भाई सबको फ्री एंड फेयर वोट करने का अधिकार होगा, है ना। कोई भी 18 साल का हो गया तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस की भाई किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, इनकम में, इकोनॉमिक स्टेटस में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एक आदमी जो है कोई काम कर रहा है तो उसको उसी काम का 10 रुपया दे रहे हैं, वही दूसरा आदमी कोई काम कर रहा है तो उसको उस काम का 5 रुपया दे रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, है ना। इक्वालिटी स्टैब्लिश करेंगे, लिबर्टी, आजादी रहेगी, उनको फ्रीडम रहेगी कि अपने लाइफ को कैसे चलाएं। दिखते हैं ना, कोई भी कैसा भी कपड़ा पहन के घूम रहा है, कैसे भी मेकअप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन सब की आजादी है उनको, है ना। बस कुछ लिमिटेशन है कि भाई ऐसा नहीं कि आप कोई इंसान बिना कपड़े के घूमे, वो भी नहीं है। आपको जो मोरालिटी है उन सबको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि बहुत सारी चीजों में आपको आजादी इंडिया में ली गई है ना। उन सब चीजों की स्वतंत्रता है। फैटर्निटी वही कि भाईचारा, ब्रदरहुड स्टैब्लिश करेंगे। ऐसा नहीं हो कि रिलीजन के एक कास्ट के लोग को दूसरे कास्ट से लड़ाते रहेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेम्बल में हमारी बताई गई है। इन्हीं सारी चीजों को हमें ब्रीफ फॉर्म में, बहुत वैसे तो मैंने बहुत छोटा करके सारी चीजों को लिखा है, तो इन्हीं सब चीजों को बहुत ब्रीफ फॉर्म में आपको अपने एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखना है। समझ आ रही है बात। तो ये सारी चीजें हैं जो पहला और दूसरे टॉपिक में कवर होगी।